New episode Vardhan the first son of God Himanka Rajanvi 1:-2। वन रहस्य की तलाश। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक काल्पनिक और मनोरंजन की कहानी ही समझें। जब ये दुनिया बनी थी तब यहाँ हर तरफ केवल जंगल और प्रकृति थी। शायद शुरुआत में ऐसे भी जीव धरती पर थे जिन्हें आज सोचने पर यकीन करना मुश्किल होता है। ऐसी ही एक कहानी है उस देवता की जो शायद होकर भी नहीं है और नहीं होकर भी वही है। कई हजार साल पहले यमुना नदी के तट पर एक गांव हुआ करता था। ये उस समय की बात है जब संसार में मनुष्य जाति के बहुत ही कम जीव थे और उस समय मनुष्य छोटे छोटे कबीलों में जंगल के पास नदियों के किनारे पर रहा करते थे। इस गांव में भी बहुत ही कम लोग रहते थे, परंतु जितने भी लोग रहते थे सब एक दूसरे से प्रेम भाव से और अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। ! चटू क्या वे चुड़ैल थी? जंगल में कदम रखते ही किशोर और भीकू जंगल में अजीब सी आहट महसूस करते हैं। जंगल में एक अजीब हलचल है। वे किसी भी समय एक जैसी आवाजें सुन रहे हैं जो अलग अलग दिशाओं में गूंज रही है। वे आगे बढ़ते हुए डर रहे हैं। गांव का एक युवक जिसका नाम भोलू है वह डरा हुआ कहता है, चल भीकू, वापस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। भीकू उसे धीमी आवाज में धमकाते हुए बोलता है, अबे डरपोक, जब इतना ही डर लगता है तो तू यहाँ आया ही क्यों? नैना सबको चुप होने का इशारा करती है। अब सभी आगे बढ़ने लगते हैं। किशोर, भीकू और नैना कम डर रहे हैं, वे सतर्क भी है। बाकी साथ आए हुए 3 युवक बहुत डरे हुए हैं। वे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं उनके पत्ते काले हैं। यहाँ की मिट्टी भी काली है और ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर किसी ने पूरी तरह से काला जादू कर दिया हो। इससे पहले कि उनकी समझ में कुछ आए, किशोर के ऊपर एक सांप आ गिरता है। ये लगभग 3 फीट लंबा और भयानक सांप है। सांप को देखकर सभी को डर लगता है और उन्हें हड़बड़ी में कुछ नहीं सूझता है। सांप से बचने के लिए वे जंगल में अंदर की तरफ भागने लगते हैं। भागते हुए नैना गिर जाती है, उसके पैर में चोट आ जाती है। वे सभी वहीं रुक जाते हैं। वे देखते हैं कि सांप उनका पीछा कर रहा है और जहां वे रुकते हैं सांप भी वहीं आकर रुक जाता है। सांप के तेवर देखकर यह स्पष्ट था कि वह इन सबको अपना शिकार बनाना चाहता था। सभी सांप को देख रहे हैं और सांप उन सबको देखता है। कोई हलचल नहीं करता है। सभी इंसानों के सांस रुक गए हैं। नैना बहुत डरी हुई है। भीकू ने धीरे से नैना को उठाने का प्रयास किया, लेकिन किशोर ने भीकू के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे कुछ न करने को कहा। सांप भी उन सबको एकटक देखता रहा। कुछ देर बीत गई। अचानक सांप डर कर वहां से ऐसे भागा जैसे उसने किसी भयानक भूत को देख लिया हो। सांप को भागते देख सभी इंसान आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि इस तरह सांप चला कैसे गया। फिर भी उन्होंने गहरी सांस ली और राहत की सांस लेते हुए अपने पसीने को पोंछने लगे। रात में उन्हें वहां बस चांद की रोशनी में थोड़ा बहुत ही दिख रहा था। उनकी मशाल भी बुझ चुकी थी। अब वे नैना को संभाल कर उठाना चाहते थे। भीकू नैना को गोद में उठा लेता है और वे सब वहां अपनी बातें करने लगते हैं। नैना भीकू से कहती है, आराम से, पर मैं मौच आई है। भीकू नैना को साहस देने के लिए कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भोलू, गांव वाले सही कहते थे, यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए। सभी डरे हुए हैं। किशोर भीकू को सहारा देता है। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है। सभी पीछे मुड़ते हैं। वे डरे हुए हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि पीछे कोई भयानक चीज हो सकती है। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ते हैं सब देखते हैं कि पीछे कुछ भी नहीं है। लेकिन अचानक नैना डर से बहुत तेज चिल्लाती है। भीकू नैना से पूछता है कि क्या हुआ। नैना भीकू से ऊपर देखने को कहती है। सभी मर्द ऊपर की तरफ डरते हुए देखते हैं और वे जो देखते हैं उसके बाद उनकी चीखें निकल जाती है। ऊपर की तरफ बहुत सारी पिशाच जैसी चुड़ैलें हैं जिनके पंख है वे हवा में झूल रही है। उनकी लाल आंखें जो भीकू और इसके साथियों को देख रही हैं। उन्हें देखकर वे कांपने लगते हैं। वे डर के कारण अपना संतुलन खो देते हैं और बेहोश हो जाते हैं। सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। रात खत्म होती है और धीरे धीरे सूर्य की रोशनी धरती पर पड़ने लगती है। भीकू, नैना, किशोर और बाकी तीनों नौजवान भी जमुना नदी के किनारे पड़े हैं।
सूर्य की रोशनी से उनकी आंखें खुलती है। वे घबरा कर उठ जाते हैं। जमुना के किनारे पर खुद को बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। किशोर देखता है कि वे सभी आसपास ही हैं और सब जिंदा हैं। एक एक करके किशोर सबको जागता है और वे सब देखते हैं कि वे अपने गांव में हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने भीकू नैना के पैर को संभालते हुए उठाने की कोशिश करता है और नैना से पूछता है कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। नैना अपने पैर को महसूस करती हुई कहती है, नहीं, पैर तो बिल्कुल ठीक है, ना दर्द है न ही किसी तरह की कोई मौच है। नैना हैरान है, भीकू भी हैरान है। किशोर को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। गांव के बाकी नौजवान वहां से भागते हुए अपने घर की तरफ जाते हैं और इससे पहले कि किशोर और भीकू उन्हें रोककर कुछ समझा पाते हुए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये तीनों गांव में इस बात को फैला ना दें। नैना और भीकू भी खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं। किशोर भीकू से पूछता है, ये सब था क्या? हम सब यहाँ कैसे आए? उद्धरण चिन्ह। नैना भी हैरानी से पूछती है, मेरे पैर में रात को मोच आ गई थी, ये अब ठीक है और बिना नाव के यहाँ कैसे आ गए? भीकू परेशान होकर कहता है, वो रात को चुड़ैल देखने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। नैना और किशोर भी यही कहते हैं कि उन्हें कुछ भी याद तक नहीं है। तीनों अपने घर की तरफ जाते हैं। वे उलझन में हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। भोलू और उसके साथी अपने घर में अपने माँ बाप से ये सब बता देते हैं, जबकि भीकू के माँ बाप तो पहले ही मर चुके थे। अब किशोर का भी कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को सबकी फिक्र है। गांव में एक मुख्य इंसान है जो गांव का सबसे बुजुर्ग है। वह बहुत खड़ूस स्वभाव का बुरा आदमी है, जिसका डर भीकू और किशोर को है। तीनों सोचते हुए भीकू के झोपड़े में पहुंचते हैं। वहां उनको बहुत थकान महसूस हो रही है, इसलिए जमीन पर पराली के बिस्तर पर बैठ जाते हैं। भीकू और नैना एक बिस्तर पर बैठते हैं और किशोर सामने ही दूसरे पर। नैना सबके लिए थोड़ा पानी और कुछ फल ले आती है। वे बहुत थके हुए हैं। किशोर भीकू से कहता है, हो सकता है कि बात मुखिया तक पहुंचे और वे सब हमें बहुत डांटेंगे। भीकू, इसमें डांटना कैसा? किसी की कोई नुकसान नहीं हुआ। नैना, वैसे भी भोलू और बाकी लोगों को हम किसी को अपने साथ नहीं ले गए थे, वे अपनी मर्जी से वहां गए थे। किशोर, मैं बस इतना कह रहा ही कि हमें कुछ भी करके गांव वालों को डरने नहीं देना है, वरना वे सबको लेकर ये गांव छोड़कर यहाँ से कहीं और जाने लगेंगे। भीकू किशोर को तनाव लेने से मना करता है और कहता है कि एक तरफा केवल नकारात्मक सोचने से कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कि वे किसी से कुछ कहे ही न। तभी गांव के लोगों की आवाजें आती है। वे सभी भीकू के झोपड़े के बाहर आते हैं और उन्हें बाहर बुलाते हैं। किशोर भीकू को देखता है और भीकू किशोर को। फिर दोनों नैना के मुंह की तरफ देखते हैं। नैना के मुंह से केवल इतना ही निकलता है, मर गए। गांव वाले सबको बार बार गुस्से में बाहर आने को कह रहे हैं। नैना सहित किशोर और भीकू घर से बाहर आते हैं और वे देखते हैं कि गांव के सभी लोग घर के बाहर जमा हैं। वे गुस्से में हैं। किशोर और भीकू एक दूसरे के चेहरे को देखकर फिर गांव वालों को देखते हैं। वास्तव में सभी को पता चल ही गया। गांव वाले उन दोनों को अपने मुखिया के पास ले जाना चाहते हैं। मुखिया बूढ़ा है, इसलिए एक झोपड़े में रहता है, जहां से वह कहीं आना जाना नहीं कर सकता है। इसलिए उसने ही किशोर और उसके दोस्तों को वहां बुलाने के लिए गांव के लोगों भेजा है। किशोर, नैना और भीकू गांव वालों के साथ मुखिया की झोपड़ी की तरफ जाते हैं। वे देखते हैं कि गांव वाले गुस्से में हैं। झोपड़ी के बाहर पहुंचकर गांव का एक आदमी बूढ़े मुखिया को बाहर आने को कहता है और बताता है कि किशोर और उसके साथी आ गए हैं। पहले किशोर के साथ गए हुए गांव के नौजवान भोला और उसके साथी बाहर आते हैं, फिर उनके माता पिता और फिर एक बहुत ही अजीब सी लाठी लिए हुए एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और उसके कपड़े बहुत पुराने लग रहे हैं। बूढ़े आदमी की शक्ल भी कुछ डरावनी है। उसके शरीर के सभी बाल सफेद हैं और उसकी भौं के बाल उसके सिर के बालों से मिल रहे थे। बड़े बड़े बाल, दाढ़ी और मूछें। बूढ़ा मुखिया अपनी धीमी आवाज में किशोर और भीकू से पूछता है, मुखिया, क्या ये सब जो कह रहे हैं वह सच है? उद्धरण चिन्ह। किशोर, क्या कहा इन्होंने? मुखिया भोला और उसके साथियों को देखता है और फिर से बोलने का इशारा करता है। भोला सब कुछ बताने लगता है। वह सब कुछ बता देता है जो भी पिछली रात हुआ, कैसे वो लोग जंगल में गए और वहां बहुत सारी चुड़ैलें आसमान में हवा में उड़ रही थी। मुखिया किशोर से पूछता है, क्या तुम लोग इन्हें नदी पार करके जंगल में ले गए थे?
किशोर को भोला की बात पर गुस्सा आता है। वह मुखिया से अपनी बात कहता है। किशोर, हम जंगल में गए थे, ये बात सच है, लेकिन इन तीनों को अपने साथ हम नहीं ले गए थे। ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से जबरदस्ती हमारे साथ गए थे। किशोर की बात से भोला और उसके साथी डर जाते हैं। बूढ़ा मुखिया भोला को डांटता है और कहता है, तुम लोगों ने कहा कि किशोर और भीकू तुम्हें वहां ले गए थे। गांव का एक आदमी गुस्से में इस मामले के बीच में बोलने लगता है। आदमी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ये लोग जंगल में गए ही क्यों, इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। इनकी वजह से पूरे गांव पर संकट आ सकता है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा आदमी, हाँ हाँ सही बात है, वैसे पिछले कुछ दिनों से गांव में सब कुछ बुरा हो रहा है। पहले कई दिन तक बरखा हुई, उसके बाद नदी में उफान कर पानी गांव में आया और फिर जमुना दास की मौत हो गई। मुखिया, तुम लोग शांत रहो, पहले इस मामले को समझने की कोशिश करो कि आखिर हुआ क्या है। समस्या को समझने के बाद ही समस्या का समाधान मिल सकता है, इसलिए इस समस्या को ध्यान से समझना होगा। मुखिया किशोर से पूरी बात बताने को कहता है, लेकिन किशोर पूरी बात नहीं बताना चाहता है। भीकू और किशोर चुप हो जाते हैं। भोला और उसके साथी भी खामोश हैं। मुखिया उन्हें फिर से पूरी बात बताने को कहता है। ऐसे में नैना बात को मुखिया कहने लगती है। नैना, मैं बताती हूँ। भीकू नैना को रोकता है। भीकू, नहीं नैना, कुछ मत बोल, ये लोग समझेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। मुखिया, आज शायद सब सुन ले और समझने की कोशिश कर ले, लेकिन हो सकता है कि कल तुम बताना चाहो तो भी कोई सुनने वाला न मिले। सब लोग मुखिया की बात से सहम जाते हैं। वह अपनी थकी हुई और धीमी आवाज में पहेलियों भरी बातें कर रहा है, जिससे किशोर और भीकू को भी डर लग रहा है। गांव पर कोई बड़ा संकट न आ जाए, इस डर से वे मुखिया से सब कुछ बताना चाहते हैं। किशोर पूरी बात बताना शुरू करता है। किशोर, मेरे बापू हमेशा कहते थे कि हम पर एक जिम्मेदारी है। बापू के बक्से में एक किताब है जो बहुत पुरानी है। बापू अक्सर अकेले बैठकर उस किताब से बात करते थे। किशोर की इस बात से सभी एक झटका सा लगता है, क्योंकि गांव में फैली हुई अफवाह बिल्कुल सही थी। बोलने वाली किताब सच में है। किशोर आगे कहता है, बापू के मारने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। बापू कहता था कि जमुना के पर परियों का देश है जहां एक देवता रहता था, और अब वो देवता किसी श्राप की वजह से कहीं खो गया है। वो यहाँ वापस आएगा, तब उसे ये किताब देनी होगी, तब तक इस किताब की रक्षा करनी होगी। गांव का एक आदमी, इसका मतलब इतने सालों तक तुम्हारे पूर्वजों ने ये बात सबसे छिपाए रखी, जो कि सच थी। मुखिया, इस बात को छुपाए रखना ही उचित था, इसलिए इसे छिपाया गया था, और ये सब भी अब से बहुत साल पहले के एक मुखिया ने ही तय किया था। मुखिया गांव के लोगों को चुप करता है और किशोर से आगे की बात को पूछता है। किशोर अपने आप को सच बोलने से नहीं रोकना चाहता है, वह सबको सब कुछ बताना चाहता है। किशोर, कई दिनों से मैं सोच रहा था कि आखिर वो कौन है जिसके आने का इंतजार इतने सालों से इस गांव को और इस किताब को है। परियां होती है या नहीं, मैंने कभी ये सब नहीं देखा, सिर्फ सुना था। मेरे मन में ये सब चल ही रहा था कि भीकू और नैना ने नदी पार करके दूसरी तरफ जाने की और वहां के रहस्य को देखने की योजना बनाई। भीकू और इसके बाद किशोर ने हमारे कहने पर एक खोखले पेड़ को नाव की तरफ बनाया और उसमें बैठकर रात में हम नदी पार करने चले गए। वहीं हमने भोला और उसके दोस्त मिले और उन्होंने हमें देख लिया। किशोर, बहुत मना करने के बाद भी भोला और उसके दोस्त साथ गए। नदी पार करके जब जंगल के अंदर गए तो एक सांप ने हम पर हमला किया। उससे बचकर भागे तो उस सांप ने हमारा पीछा ऐसे किया जैसे कोई इंसान हो। नैना भागते हुए मेरे पर में मौच आ गई, जिसके बाद मैं जमीन पर गिर गई और सांप वहीं रुका रहा। हम सब हिले नहीं, सांप हमें देखता रहा और फिर वह अचानक डर कर भाग गया। तब हम मुड़े और हमने उन्हें आसमान में हवा में उड़ते देखा। उनकी लाल आंखें जैसे जलता हुआ कोयला है। उनके पंख थे और वे दिखने में परियां लग रही थी, मगर वे डरावनी और भयानक थी। मुखिया ये सब सुनकर वहीं बैठ जाता है। वह बहुत डर जाता है और उनसे पूछता है कि उनके साथ उन चुड़ैलों ने कुछ किया तो नहीं। किशोर, नहीं बाबा, सुबह आँख खुली तो हम अपने गांव में थे। नैना, और मेरे पैर की मोच भी अपने आप ठीक हो गई। हाय किशोर, बाबा उन्होंने हमारी मदद की और हमें यहाँ पहुँचाया। क्या सच में वे चुड़ैल ही थी? कृपया आगे पड़े। फोल्डेड हैंड्स, उंगली से दाहिनी ओर इशारा।
न्यू एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।